हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे पावर्टी। अगर हम पावर्टी के बारे में बात करें, सिंपल डेफिनेशन यही है दैट व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू fulfill the basic necessities of a life, then the person may be called as a poor person, right? So अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ की पूरी नहीं कर पाता, लाइक राइट इफ वी कैन से राइट अमाउंट ऑफ फूड इनटेक, वाटर, मेडिसिन, शेल्टर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी मानी जाती हैं। और अगर ये भी सारी चीज़ें अगर हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है वो पुअर डिक्लेयर कर दिया जा चुका होता है। लेकिन यही एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है बहुत सी गवर्नमेंट्स के लिए, बहुत सी एजेंसीज के लिए कि आखिर में पुअर है कौन। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है वो काफ़ी टास्क फोर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इंडिया के सबसे पहले इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पावर्टी लाइन जो है वो निकालने की कोशिश करी थी ईयर 1900 में, और उसको उन्होंने बोला था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने बोला था कि अगर 1-2 रुपए भी अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो खर्च कर पाता है अपने ऊपर, तो यहाँ पर वो पुअर नहीं है। तो अब देखो, ज़माने की बात है, वो 1900 की बात है, आज हम 2023 में चल रहे हैं, तो फ़र्क होता है चीज़ों के ऊपर। महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती है, फ़िलहाल महंगाई बढ़ ही रही है, तो इसलिए पावर्टी लाइन भी बढ़ेगी ही आने जाने पर। तो 1962 में द प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग बोला जाता है, उन्होंने भी एक स्टडी ग्रुप बनाया। और कभी कभार जो है वो प्लानिंग कमीशन हो या कितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, वो यही नहीं पता कर पाते कि एक्चुअली में पुअर कौन है। क्या हमें पुअर इसी बेसिस पे करना है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, या हमें पुअर उस पर देखना है कि वो कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं गवर्नमेंट को डिवाइड करने में कि भैया पुअर कौन है और नॉन पुअर कौन है। तो यहाँ पर पावर्टी को अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें बच्चों, तो यहाँ पर एक बोलते हैं यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर वो होते हैं जो हमें अक्सर मिलता है, जो अक्सर हमें पुअर हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर क्या है? जो मूव इन और मूव आउट करते रहते हैं पावर्टी लाइन से, राइट। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर या सीजनल वर्कर, जैसे आइसक्रीम जो सेलर्स होते हैं वो खाली गर्मियों में आइसक्रीम बेचते हैं, सर्दियों में वो छोटा मोटा कोई और काम करते हैं। तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों कि ये लोग कौन हैं? ये हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर जो है कभी पावर्टी लाइन के ऊपर आएगा, कभी पावर्टी लाइन के नीचे आएगा। एक होता है बच्चों ओकेजनली पुअर, जो पहले अमीर था बहुत ज़्यादा लेकिन एकदम से अब गरीब हो गया है। ये लोग होते हैं गैम्बलर्स, but they have a patch of bad luck and they are called transient poor. And then there are the people who are never poor and they are the non-poor. तो यही चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझनी है। हाँ, एक लाइन बोली जाती है जो है यहाँ पर, उस लाइन का नाम है द पावर्टी लाइन। द पावर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि ये मैंने लाइन खींच दी, इसके नीचे जो है वो पुअर, इसके ऊपर जो है वो नॉन पुअर। अब हर गवर्नमेंट चाहेगी दोस्तों, हर गवर्नमेंट चाहेगी कि नीचे ही रखी जाए, क्योंकि अगर आप ये देखो, अगर मेरी क्लास में 70 बच्चे हैं, उन 70 बच्चों में से 50 बच्चे की जो एनुअल इनकम है वो है 10,000 रुपए, और 20 बच्चे जो है उनकी एनुअल इनकम है 20,000 रुपए। मतलब वो सालाना 20,000 रुपए कमाते हैं, और 50 बच्चे जो है वो सालाना 10,000 कमाते हैं। अब मुझे पता है कि मेजॉरिटी बच्चे मेरी क्लास में 10,000 ही कमाते हैं पूरे साल में। और अगर बच्चों में ये बोलूं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 10,000 रुपए कमा लेता है साल के, तो वो नॉन पुअर होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी क्लास में 0% पुअर है, क्योंकि
सारे ही लोग 10,000 या 10,000 से ऊपर कमाते हैं, एक भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो 10,000 से नीचे कमाता है। और अगर मैं बोलूं कि पावर्टी लाइन में स्टार्ट करता हूं 20,000 से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मोर देन 70% ऑफ माई क्लास इज पुअर, क्योंकि मैंने पावर्टी लाइन 20,000 रुपये पे खींची है और 70 में से 50 बच्चे 10,000 कमाते हैं खाली। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो ये अराउंड 70% बैठेगा, अराउंड 70% बैठेगा कि 70% क्लास में मेरी पुअर है। क्यों? क्योंकि मेरी पावर्टी लाइन 20,000 रुपये है। तो ये हर गवर्नमेंट, हर एजेंसी डिटरमाइन करती है अपने हिसाब से कि उनकी पावर्टी लाइन कहाँ है। जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल $1.90 अ डे खर्च दे अपने ऊपर, तो वो पुअर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है रूरल एरिया में अगर कोई भी इंडिविजुअल 24 रुपये अपने ऊपर खर्च रहा है पूरे दिन के अंदर, तो वो पुअर नहीं है। मतलब कि 24 इंटू 10 240 और 240 इंटू 3, तो ये हो गया 720 रुपये। अगर आप महीना का खर्च रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, ये भारत सरकार मान रही है। 36 या 40 रुपये आपके अर्बन एरिया में, तो मतलब अगर आप 1200 रुपये एक शहरी इलाके में खर्चते हो तो आप पुअर नहीं हो। गवर्नमेंट अक्सर ये चीजें करती हैं जिससे कि उनकी इमेज इंटरनेशनल फोरम में यहां पर बनी रहे। अब किसको अच्छा लगेगा कि आप G20 की मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो और बोले अरे यार इनके यहाँ पे तो 70% पुअर लोग हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो इतने बड़े महलों में रहते हैं। फर्क रहता है इन्हीं सब चीज़ों का। तो दैट इज वाई द गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग द पॉवर्टी लाइन एज लो एज दे कैन सेट। पावर्टी लाइन इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही रखी जाती है, और जितना पावर्टी लाइन नीचे रखी जाती है उतना गवर्नमेंट की इमेज जो है वो अच्छी जो है वो यहाँ पर रहती है। बेस्ड ऑन दिस इन 2011-12 द पावर्टी लाइन वॉज डिफाइंड फॉर रूरल एरियाज एज कंजम्पशन वर्थ 816 पर पर्सन अ मंथ एंड फॉर अर्बन एरियाज इट वॉज 1000। मतलब कि अगर आप 816 रुपये खर्च रहे हो और 1,000 रुपये खर्च कर रहे हो अर्बन एरिया में और 816 रूरल एरिया में, तो आप पुअर नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, 2009 में उसकी रिपोर्ट आई थी, 2006 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई। फिर रंगाराजन कमेटी आई 2014 में, उसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई पावर्टी लाइन तो हमें ऊपर करनी होगी। तो गवर्नमेंट ने कभी भी यहाँ पर उसको ऊपर ही नहीं करा। अक्सर यही बोला जाता है बच्चों कि पावर्टी जो है वो बहुत से रीजंस की वजह से ओरिजिनेट होती है। एजुकेशन एक है, इलिटरेसी भी उसी का पार्ट हो जाएगा, अंडर डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, देन पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग जगह है और अनएम्प्लॉयबिलिटी एक अलग है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों या तो ये है कि कोई इंडिविजुअल जो है आपको क्या नजर आएगा, कोई इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर लिविंग वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है। और अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कोई इंडिविजुअल जॉब सीख कर रहा है पर लोग उसको हायर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर फर्क पड़ती है। नाउ चार्ट 4.3 shows the number of poor and their proportion in India for the year 1973 to 2012। तो आप देखोगे 2012 में हमारे यहाँ पर पुअर लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में कितने परसेंट के आसपास है, अराउंड 12%, और रूरल एरिया में कितने हैं, अराउंड 22%। लेकिन यही 1970s में आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वॉज अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, तभी इन सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। अब आप बोलोगे कि मैंने एक रीजन बताया ओवर पॉपुलेशन, या एक मैंने रीजन बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यहां पर यही है कि दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स को जनरली यहां पर 2 ही चाइल्ड को बर्थ देना चाहिए। इसे हम रिप्लेसमेंट रेट भी बोलते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे मतलब वो अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं 2 चाइल्ड से, तो इसको हम रिप्लेसमेंट रेट भी बोलते हैं। लेकिन बिहार और यूपी में ये रिप्लेसमेंट रेट 3 से 4 है। मतलब एक कपल जो है
अब यहाँ पर अभी भी है, क्या बोला जा रहा है कि भैया फर्टिलिटी रेट जो है 3 से 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर यही होगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि जहां जहां पर आपको इलिटरेसी ज्यादा मिलेगी वहां वहां पर आपको पावर्टी नजर आएगी। और बिहार और यूपी में इलिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। और अगर केरला में आप देखोगे तो रिप्लेसमेंट रेट है 1, मतलब 2 पेरेंट्स अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं एक चाइल्ड से। अब आप बोलोगे कि पावर्टी से क्या मतलब, पावर्टी से मतलब ये है बच्चों, कभी कभार 2 पेरेंट्स जो हैं वो 4 या 5 चिल्ड्रन को बर्थ देते हैं, और उनका जो फिलॉसफी होता है कि व्हेन वी विल हैव मोर हैंड देन वी विल बी हैविंग मोर मनी। अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे हम इनसे यहाँ पर लेबर करवाएंगे, इनसे हम ज़्यादा काम करवाएंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर इनमें से एक भी बच्चा कुपोषित निकल जाता है या एक बच्चे को भी ये ढंग से नहीं खिला पाते हैं तो इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हमारे यहाँ पर अगर जैसे सपोज 5 लाख रुपए का खर्चा आता है हॉस्पिटल में, और जो पैसा इंश्योरेंस नहीं देती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, इंडिया में 90% से ऊपर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जो भी पैसा आप अपनी जेब से खर्च रहे हो हॉस्पिटल में उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ। तो यहाँ पर 5-7 लाख रुपए बहुत मामूली बात है। अगर किसी के दिल में छेद है या किसी को खून की कमी है या कुछ भी है, 3-4 लाख रुपए ऐसे ही लग जाता है और उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और आखिर में ये लोग पावर्टी में गिर जाते हैं और कभी नहीं उठ पाते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम ये नहीं देखते कि हमारे पास ज़्यादा हाथ होंगे लेबर के, हमें ये भी तो देखना है कि हमें अब ज़्यादा लोगों के मुंह में खाना डालना है। ये चीज़ें नहीं देखी जाती है क्योंकि वो इलिटरेसी जो है ना वो आपको देखने नहीं देती, वो एक कपड़ा बांध देती है आपकी आंखों पे। तो इलिटरेसी को जो है वो मिटाने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन के ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तभी यहाँ पर ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट तो आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो। और अगर हम बच्चे सिंपली बात करें व्हाट कॉजेज पावर्टी, तो पावर्टी हमारा अक्सर देखने को क्यों मिलता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इसमें आप देखोगे कि कुछ ही ग्रुप्स आपको अक्सर पुअर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो ये क्या है, सोशल एक्सक्लूजन है बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट और इनडेप्टनेस, ये क्यों हो रहा है, इनडेप्टनेस क्यों हो रहा है, बॉन्डेज लेबर जो है हमारे यहाँ पर, मतलब ये भी एक सोशल नॉर्म्स की तरह ही है अगर देखा जाए। बॉन्डेज लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूरी। राइट जैसे सपोज लोग क्या करते हैं, मेरे घर में कोई बीमार हो गया, मैंने उस इंडिविजुअल को ठीक करवाने के लिए क्या करा, किसी से लोन ले लिया, अपने गांव में किसी इंडिविजुअल से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उनको मंथली पेमेंट कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम 30% पे पैसे दिए हैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पर गांव में रूरल क्रेडिट जो है वो इसी परसेंटेज पे ही दिया जाता है। तो आपकी ज़िंदगी निकल जाती है। सिंस मैं लोन नहीं दे पाता, मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मेरा बेटा है वो लोन दे रहा है, अब वो लोन दे रहा है और उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसको बोला जाएगा तुम फ्री में काम करो, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डेज लेबर। ये इनडेटनेस, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आई बिलीव ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देन लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केट में, लोग अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी से ज़्यादा डरे हुए हैं यहाँ पर। और जो जितना अनसर्टिनिटी से डरा हुआ है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा आप अनसर्टिनिटी से डरोगे तब उतना आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो डिमांड नहीं है। ये बहुत से रीजंस हैं जो पावर्टी हमारे यहाँ पर लेकर आ रही हैं। और आपको क्या समझना है, 70% ऑफ इंडियंस वर एंगेज इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश राज। द इम्पैक्ट ऑफ दैट सेक्टर वॉज मोर इम्पोर्टेंट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड देन एनीथिंग एल्स। अब ये भी बोला जाता है हिस्टोरिकल लेगेसी, यानी कि ब्रिटिशर्स का हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट आज तक नज़र आ रहा है। ऐसे भी कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो यहाँ पर बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इतने गहरे घाव दिए हैं हमें कि वो आज तक नहीं भरे हैं, तो इसलिए जो है उस समय पे भी काफ़ी लोग फैमिन और हंगर से मिले। तो ये भी बोला जाता है कि पावर्टी जो है ना
वो बहुत जगहों से, बहुत चीज़ों से जो है वो यहाँ पर इंटर रिलेटेड है। तभी इसको बोला जाता है बच्चों विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल क्या है कि हम बार बार कोई ना कोई चीज़ जो है वो करते ही रहते हैं। अब जैसे कोई इंडिविजुअल पुअर है, पुअर का मतलब होगा कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर भी खर्चा नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं करेगा मतलब वो अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा पिएगा नहीं। उसके बाद उसकी एजुकेशन भी जो है वो इन जनरल देखी जाएगी कि वो लो होगी। जब एजुकेशन लो होगी तो हमें नज़र आएगा कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी जो है बच्चों वो लो ही होगी। और जब उसकी एम्प्लॉयबिलिटी लो होगी तो उसकी इनकम लो होगी, जो उसको पुअर बना देगी। तो ये विशियस सर्कल है, ये घूमता रहेगा। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता इंडिविजुअल, तब तक जो है वो पॉवर्टी रहेगी। यही चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। आपको अगर यहाँ पर CUET में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारी बुक में जो डेटा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान है या फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये यहाँ पर सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज की बात कर रहा है, पावर्टी और इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने की बात कर रहा है। दादा भाई नौरोजी हमारे यहाँ पे सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग या पावर्टी लाइन के बारे में बात करी। तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। मनरेगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी गवर्नमेंट लॉ लेकर आई थी, एक एक्ट है। एक्ट यही है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो रूरल एरिया में रहता है, क्योंकि अब हम ये प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के ही बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं मनरेगा के बारे में बता रहा हूँ। मनरेगा 2005 में लेकर आई गवर्नमेंट, इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब गारंटी है, गारंटी क्या है, इसकी कंडीशंस ये हैं बच्चों कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, सबसे पहली कंडीशन ये, आप रूरल एरिया में रहते हो और आप जाकर ग्राम पंचायत, अगर आप ग्राम पंचायत के पास अपना नाम रजिस्टर करवा देते हो तो आपको यहाँ पर 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा। और अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिला तो आपको वेजेस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी पर डे के हिसाब से। काम मिलता है नहीं उसका मतलब नहीं है, पर मैक्सिमम आपको 100 डेज की वेजेस ही मिलेंगी इन 1 ईयर, राइट। एक साल में आपको 100 डेज की वेजेस ही मिलेगी। और इसमें एक प्रोविजन है कि 1/3 जो पोजीशन है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। ये लीगल राइट है, लॉ है इसके पीछे, तभी आपका हक है कि आप सरकार से जाकर ये बोल सकते हो। ये अक्सर गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया जाता है जब हमें नज़र आता है जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू ये बाकी सारी चीज़ें, राइट। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट बच्चों जो हैं वो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। और भी आप बोलोगे कि इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो आप हमारी गवर्नमेंट स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर आई। स्किल इंडिया प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पर वोकेशनल लर्निंग, मतलब कारपेंट्री सिखाना या कपड़े सीलना सिखाना, एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट देने का हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई काम कर लेगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में बता रखी हैं। बाकी आपको समझना है कि बहुत चीज़ें हैं जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको बुक को कवर टू कवर पढ़ना है। इन सारी स्कीम्स को पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं, दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दिस क्लास, क्योंकि बहुत फैक्चुअल हो जाएगा वो। तो हम सिर्फ जो है बच्चों वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पर समझते हैं। और आपको क्या समझना है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चलाती है हमारे यहाँ पर, जिससे कि मैल नरिशमेंट लेवल जो है वो हमारी कंट्री में कम से कम हो सकें। बट ये चैप्टर जो है वो आपको समझना है कि पीडीएस से रिलेटेड नहीं है। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इतना डीप में जाकर सीयूईटी में आपसे पूछेंगे भी नहीं, राइट। तो यहीं पर ही हम अपने चैप्टर की समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बच्चों डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो सीयूईटी आपसे पूछ सकता है, वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर साथ ही में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।